यार, मैं सोच रहा हूँ खुद का ब्रांड स्टार्ट कर दूं और उस ब्रांड को बिजनेस में कन्वर्ट कर दूं। लेकिन ये नहीं समझ रहा कि इसमें मेरा प्रॉफिट कैसे होगा। मतलब क्या ऐसे तरीके लगाऊं कि इससे मुझे फायदा भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। क्या ये जल्दी पॉसिबल है या नहीं? Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस, की हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक एनी बिजनेस और ब्रांड प्रॉफिटेबल, जो कि मतलब कि सबको ही चाहिए। मतलब कि ये समझो गाइस कि हर एक बिजनेस, हर एक ब्रांड चाहता यही है कि प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता है, लॉस कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना गाइस, देयर आर वेज के तरीके होते हैं सब कामों को करने के। अब देखो यार, किसी भी ब्रांड को अगर आप एक नया ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, नया ब्रांड है, तो उसे ग्रो करने के लिए आपको ब्रांडिंग करनी आनी चाहिए, उसकी अच्छी तरह से मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, ऐसे ढंग से उसे एडवर्टाइज करना है कि वो लोगों के बीच में जुड़ जाए। अब ये कैसे होगा? ये होता है ट्रस्ट बनाने से। लेकिन वही बात आ जाती है कि इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे बनेगा? तो देखो यार, ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट बेसिकली होता है अटैचमेंट से। अगर हमारा किसी ब्रांड या किसी बिजनेस के साथ, एक प्रोडक्ट के साथ अटैचमेंट हो जाएगा ना, तो हम उस चीज को यूज करने के लिए ट्राई करेंगे। एक बार खत्म हो गया फिर दोबारा उसी प्रोडक्ट या उसी चीज को ट्राई करेंगे। लेकिन बात यही आ जाती है गाइस कि अटैचमेंट कैसे पैदा करें किसी भी प्रोडक्ट के साथ। अब देखो यार, वो होती है इमोशंस। जो हम कहते हैं ना, हम इंसान इमोशंस में बह जाते हैं। इमोशंस मतलब फूल कह देते हैं कि इमोशनल फूल है यार, ये तो इसको तो बहुत ज्यादा इमोशंस आते हैं। लेकिन क्या होता है, इस दुनिया में हर कोई इंसान इमोशनल फूल है, क्योंकि हर किसी के पास इमोशंस है, महसूस कर रहा है चीजों को। तो बेसिकली जो ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं इमोशंस को यूटिलाइज करते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, टू मार्केटाइज देयर प्रोडक्ट्स। अब देखो, किसी ऐसे प्रोडक्ट का नाम लूं जिससे आपकी बहुत तगड़ी अटैचमेंट हो जाए, आप बोलोगे हाँ हाँ याद है याद है। अब देखो, टीवी की एड से भी हमारी कितनी अटैचमेंट्स है। मतलब आप सोचो, जो एड्स पहले चलती थी प्रोडक्ट्स की, बूम बूम बूमर, ये एड कितनी चली थी। या फिर एक एड थी ये किट कैट की, जो गिलहरी करके एक बोलती है, लो मैं कहती हूँ I love you, ऐसे करके इन्होंने एक इमोशंस एनिमेशन फॉर्म में अटैचमेंट क्रिएट करी लोगों के दिमाग के। क्या किटकैट ब्रेक बनता है, तो टेक अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। तो बेसिकली ये एक एडवर्टाइजिंग वे है कि अपनी ब्रांड को और भी ज्यादा पीक लेके जाना। अब जैसे थम्स अप है, टेस्ट द थंडर, तो ये जो चीज है, ये बेसिकली क्या है कि ये उनकी स्टाइल की एडवर्टाइजिंग है, जिसका उन्होंने स्लोगन एक एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया कि उसकी एक अलग यूनिक पहचान क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको अपना कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप या कोई ब्रांड को खड़ा करना है, तो सबसे पहले उसकी कुछ यूनिक इमेज बना दो, एंड वो यूनिक इमेज के साथ इमोशंस को जोड़ दो, उसको रियलिस्टिक बना दो, इतना रियलिस्टिक बना दो कि लोगों की आम जिंदगी में वो नीड्स को पूरा कर सके। कि बेसिकली कि लोगों की जो आम जिंदगी की नीड्स है, वो उस चीज से पूरी हो। अगर वो उस चीज से पूरी होती है, लोगों की आम जिंदगी की नीड्स, देन डेफिनेटली इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल। बट बात यही आ जाती है कि नीड्स पूरी करते करते खर्चे निकल आते हैं। फिर आप बोलोगे अरे इतने खर्चे निकल आते हैं, सब खर्चे कैसे मैनेज करें? तो बेसिकली क्या होता है ना गाइस, खर्चे मैनेज करना मुश्किल जरूर है, लेकिन फिर बात हुई है, अगर आपको प्रॉफिट के पीछे भागना है, तो कुछ पाने के लिए सेक्रीफाइस तो देना पड़ता है। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, दांव पे लगाना पड़ेगा अपने आप को। और क्या, क्योंकि देखो यार, प्रॉफिट ऐसे थोड़ी बनता है, प्रॉफिट के लिए मेहनत बहुत लगती है। एंड अगर आपको जल्दी करना है तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क सोचा समझा रिस्क होना चाहिए। ऐसा कोई चीज ना हो कि भाई मैं ब्रांड खड़ा करो, चलो चलो ऐसे लगा दो, ऐसे नहीं। ये सही तरीका नहीं गाइस।
सही तरीका होता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, फंड्स हैं, तो उसको सोच समझ के यूटिलाइज करो, रिसर्च करो, मार्केटिंग रिसर्च करो, गूगल करो, प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करो, मार्केट में सर्वे लो कि उस प्रोडक्ट की नीड कितनी हैवी कि नहीं। तो इस ढंग से जब आपको चीजें समझ आएंगी तब जाके ब्रांड को खड़ा करो। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है हम सीधा खा के ब्रांड खड़ा कर देते हैं। अब इंस्टेंट ब्रांड खड़ा कर दोगे तो उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने में भी तो फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेकिन जब आपने पहले से ही रिसर्च करी दी है तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब आप ये सब रिसर्च करने के बाद अपना ब्रांड को खड़ा करोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है, 60 to 65% चांसेस है कि वो जो ब्रांड है वो जल्दी ग्रो कर जाएगा। क्योंकि आपने लोगों की नीड्स को पता है, मार्केट सर्वे करा हुआ है, आपको पता है कि मार्केट में प्रोडक्ट चल तो जाएगा ही, तो बस फिर ठीक है। फिर आप उसे ब्रांड की फॉर्म में लॉन्च करो। देन फिर क्या होगा, अगर सच में आपने रिसर्च की जो आपकी जेन्युइन है, जेन्युइनली आपने ग्राफ वगैरह बार ग्राफ वगैरह सबसे देखा है, हाँ मार्केट में इसकी नीड है, तो लोगों की अगर जरूरत होगी लोग अपने आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करें। क्योंकि इंडिया में क्या होता है मतलब इंडिया में थोड़ा ऐसा है कि नए ब्रांड को, नए प्रोडक्ट को एकदम से नहीं ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारी एक अटैचमेंट बन जाती है ना पुराने प्रोडक्ट्स के साथ। तो बेसिकली पुराने प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कुछ नई चीज। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, तो मे बी शायद इन फ्यूचर देयर माइट बी चांसेस। वैसे तो अब भी स्टार्टअप्स, ब्रांड, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं नए नए। लेकिन क्या है ना, विदेश में ऐसा है कि वहां पे हर बार कुछ नई चीज ट्राई कर लेते हैं। अब इंडिया में थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन लोगों की ऐसी है कि एकदम से नई चीज को ट्राई करने में थोड़ा सा कॉस्ट को देखा जाता है कि प्राइस ज्यादा होगा कि नहीं, चीप होगा कि नहीं। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजी। जो टायर 1 2 3 है ना गाइस, टायर 2 टायर 3 की जो पीपल है वहाँ पे ऐसी साइकोलॉजी है कि वहाँ पे यूजुअली हम प्राइस को देखते हैं कि कम प्राइस पे सामान मिले। जो टायर 1 की ऑडियंस है that could afford a premium quality product, otherwise तो टायर 2 टायर 3 की जो ऑडियंस है वो बेसिकली मतलब ऑडियंस कह लो, पीपल कह लो, वो दे प्रेफर टू बी प्राइस फ्रेंडली। अब ऐसा भी नहीं है कि टायर 1 की ऑडियंस बहुत भी ज्यादा अमीर है, वो सुपर टायर 1 में आते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा रिच है, जो बहुत महंगी चीज खरीदते हैं। लेकिन क्या होता है, जो टायर 1 की जो पीपल है वो खरीद सकते हैं, एक महंगी चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। टायर 2 टायर 3 में थोड़ा दिक्कत है। अब देखो यार, इंडिया में क्या है ना, ये जो ब्रांड्स है इनको स्टैंड अप करने में थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट एक बार अगर स्टैंड हो जाए तो फिर बहुत है। क्योंकि देखो यार, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी ही देश की है, इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पहले चाइना था नंबर 1 पे, अब इंडिया नंबर 1 पे हो चुका है पॉपुलेशन के मामले में। 1.45 बिलियन जा चुकी है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 1.444 बिलियन है। तो डिफरेंस आ चुका है। तो इससे ये साबित होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे है। तो ऑब्वियस बात है, इतनी बड़ी ऑडियंस, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तो सारे ब्रांड जितने भी विदेश के हैं, तो ऑब्वियस बात है ना, कोशिश करें कि हम इंडिया में ही आए एंड अपना ब्रांड खड़ा करें। तभी तो आज के टाइम में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया इतना तगड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है, इतना धांसू ग्रो कर रहा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन से ज्यादा लोग तो सोशल मीडिया से पहले ही जुड़ चुके हैं एंड और भी ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, एंड स्पीड बढ़ती जा रही है, हर साल ये दुगनी हो जा रही है। तो आपको यहाँ से चीज समझ आ रही है कि एक ब्रांड को खड़ा करना कितना चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन ऑनलाइन ब्रांडिंग थोड़ा अलग चैप्टर है। ऑनलाइन ब्रांडिंग में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ट्रस्ट ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए अगर आप सही ढंग से काम करेंगे तो डेफिनेटली योर प्रोडक्ट माइट ग्रो। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इस पे मेरे एक सेपरेट पॉडकास्ट आने वाला है, हाउ टू मार्केटाइज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में मार्केटाइजिंग का थोड़ा अलग फैक्टर होता है, उसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन एक ब्रांड की और बिजनेस की बात करें जाए तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस में चलता है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपको किसी भी एक यूं समझो कि ब्रांड को खड़ा करना है ना, तो सबसे पहले तो आपको मार्केट की रिसर्च करनी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उस ब्रांड की, उस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेट मतलब एक अलग हो जाएगा, उसकी पहचान नहीं बन पाएगी। क्योंकि फिर तो उसके जैसे बहुत होंगे। अगर कंपटीशन बेस्ड आप ब्रांडिंग करोगे, ब्रांड बनाओगे, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एक आपका ही सेम प्रोडक्ट टाइप का थोड़ा सा अलग है, सिमिलर है, उसका प्राइस का फर्क होगा। जैसे किसी का प्राइस कम हो जाएगा तो
टायर टू टायर थ्री, मतलब टायर तो चलो बात छोड़ दो, नॉर्मल ऑडियंस क्या सोचेगी, अरे सस्ता मिल रहा है ये ट्राई कर लेते हैं, जो महंगा है उस पे एकदम से नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपको कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा प्राइस के बीच में, एंड अगर आपका प्राइस के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, देन इट विल become a tougher for you to survive in the competitive environment। तो बेसिकली क्या है कि आप ब्रांड ही ऐसा बनाओ कि जो एक अपनी खुद की यूनिक इमेज क्रिएट करे। लेकिन फिर आप यही बोलोगे कि इनकी उसकी मार्केटिंग में टाइम, तो देखो यार टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप सही ढंग से ऑनलाइन मार्केटिंग करना सीख गए तो मे भी शायद वो चांस कम समय में जल्दी ग्रोथ हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन में तो पहले से ही ऑडियंस है। ऑफलाइन में तो क्या है ना कि आप हर जगह तो जा नहीं सकते, ऑल ओवर दी वर्ल्ड नहीं आप घूम सकते, ऑल ओवर दी इंडिया नहीं आप घूम सकते, क्योंकि इतने भी फंड्स नहीं है हमारे पास कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी इंडिया घूम ले। एक दो जगह तक चले जाएंगे, 5-6 जगह तक चले जाएंगे, सब जगह नहीं जा सकते। तो बेसिकली क्या है, जैसे मूवीज का एग्जाम्पल ले लो, जैसे बॉलीवुड की या इंडिया में हॉलीवुड में जहाँ भी मूवीज है, तो उनकी प्रमोशन कैसे करते हैं वो, कि बेसिकली वो ऑनलाइन प्रमोशन आज के टाइम में ज्यादा करते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में जितनी मूवीज आ रही है, जो ये कोविड के बाद से 1000 करोड़ 1500 करोड़ ऐसे कमा रही है, क्यों? क्योंकि दे आर यूजिंग ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक टू प्रमोट देयर मूवी। देख के देखो, उनका मूवी तो प्रोडक्टिव होना, हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट है, उनके लिए वो प्रोडक्ट है, जो कि वीडियोग्राफी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है, और वो मूवी हम थिएटर में देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, ऐसा। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये चीज समझ आई है कि प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना डिफरेंस है। ऑफलाइन तो चलती है, वो तो करती है, लेकिन फिर वही बात आती है ना कि अगर आप ऑफलाइन ब्रांडिंग में जाएंगे तो ऑफलाइन ब्रांडिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, प्लस आपको सैलरी का सोचना पड़ेगा कि आपके साथ जो टीम काम करे आप उसको सैलरी दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना गाइस, अगर आप अपना बिजनेस सेट कर रहे हो या स्टार्टअप सेट कर रहे हो या ब्रांड सेट कर रहे हो, यू नीड अ टीम। विदाउट टीम doing setting of a business startup and a brand is a really tough task, is a really challenging, because trying to do all these things alone is a challenge, because you can't do everything. You have to be specific in your work. If you're specific in your work, you're clarified in your work, only then you can try to grow your brand with the help of the branding techniques, with the help of the online branding techniques. Offline, so there are many options, but in offline there is a time gap, means it take a lot of time in the offline, but in the online it take very less time to grow. But the thing is that you have to create something unique। मतलब कि यार ऑनलाइन में ना ब्रांडिंग करना आसान तो है, लेकिन यूनिकनेस लाना सबसे मुश्किल है। ऑफलाइन में तो क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट में ज्यादा यूनिकनेस नहीं भी होगी तो भी वो चलने के चांसेस हैं, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं चलेगा पर चल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में आपको क्रिएटिविटी और यूनिकनेस लानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन की ऑडियंस भले बहुत बढ़िया है, वो हमने मान लिया, लेकिन गाइस कंपटीशन ऑनलाइन में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ऑनलाइन में सर्वाइव करना सबसे मुश्किल टास्क है, बट अगर आप ऑनलाइन ब्रांडिंग में सर्वाइव कर गए तो डेफिनेटली योर ब्रांड कुड गिव यू रेवेन्यू प्रॉफिट 10 टाइम्स बेटर एज कंपेयर टू ऑफलाइन में। बट फिर वही बात आती है कि कंपटीशन अगर आप सर्वाइव कर पाए देन डेफिनेटली देयर इज अ चांस, अदरवाइज तो ऑफलाइन में आप ऐसा समझ सकते हो कि वहां पे आपको एक ऑडियंस मिल जाएगी, टारगेट बेस्ड ऑडियंस आपको आराम से मिल जाएगी ऑफलाइन, क्योंकि जैसे आपने शॉप खोली, अपना स्टोर खोला या अपना मॉल खोला, वहां पे अपना आउटलेट खोला, अब आपने आउटलेट जो है अपना शॉप की फॉर्म में वहां पे सेल पे लगा दिया है कि ये 1500 का है, ये 2000 का है, तो जो भी वहां लोग आते जाएंगे नए लोग, अगर तो आपने आउटलेट ऐसी जगह लगाया है जहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका इलाका है तब तो आपको सेल्स मिल जाएंगे अपनी। लेकिन अगर आपने आउटलेट ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पे ऑडियंस भी कम है, आना जाना भी लोगों का कम है, चहल पहल भी नहीं है, तो वहां पे सेल्स आपकी ब्रांड की कम होगी एज कंपेयर टू क्राउडेड सिटीज में। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ये ब्रांड्स ग्रो करते हैं ना, ये ऐसी जगह पे अपने आउटलेट्स लगाते हैं जहाँ पे क्राउडेड एरिया हो, लोग ज्यादा हो, ताकि अगर वो प्रोडक्ट कम प्राइस में भी सेल हो ना तो उसका नेट रेवेन्यू निकल जाए, मतलब
प्रॉफिट निकल जाए दिन का। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं निकल रहा देन देयर इज अ चैलेंज। क्योंकि बेसिकली देखो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्रोडक्ट बनाया है अपना ब्रांड एंड वो प्रोडक्ट 1000 रुपए का, ठीक है, एंड अगर आपने दिन की सिर्फ 5 सेल भी करी, सिर्फ 5 सेल, तो 5000 रुपए आपने उस प्रोडक्ट को सेल करके अर्न कर लिए। एंड अगर ये 5000 एक दिन का है, सिर्फ 5 प्रोडक्ट आपने वैसे सेल करें 1000 रुपए, तो आप जरा कैलकुलेट करो कि ये 30 दिन का, एक महीने का कितना जाएगा। तो बेसिकली एक महीने में कितना जाएगा, 5000 इंटू 3 15,000, लेकिन 5000 इंटू 30 होगा 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख की अपनी सेल करी सिर्फ एक महीने में। एंड ये साल में तो और भी आगे जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक बिजनेस माइंड से समझना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें यूनिकनेस तो होनी चाहिए, लेकिन उसका प्राइस ऐसा हो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बच जाए, लोगों की नीड्स भी पूरी हो जाए, एंड एक उसका अटैचमेंट एंड उसका ट्रस्ट भी बना रहे, एंड वो ऐसा भी ना हो कि वो लोगों की नीड्स ना पूरी कर रहा हो या फिर वो पूरी तरह से उनको सेटिस्फाई ना करो कि प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन दे रहा है उन्हें कि नहीं। सो बेसिकली गाइस क्या होता है कि हमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बहुत बहुत जरूरी होती है अपने ब्रांड अपने प्रोडक्ट से करवाना। ऐसे नहीं करवा सकते हम, जबरदस्ती कोई चीज नहीं होती। इट्स लाइक मतलब जबरदस्ती नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ जबरदस्ती इन द सेंस, जब हम सर्वे लेते हैं ना, तो सर्वे में हम बेसिकली उनसे कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट का रिव्यू दो। अब जो ऑनलाइन में रिव्यू है, तो ऑनलाइन रिव्यू तो हम कोई भी दे ही देता है, लेकिन ऑफलाइन रिव्यू लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है। सो बेसिकली जो आजकल ब्रांड्स है वो ऑनलाइन रिव्यू लेते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, ये क्या बोलते हैं, आजकल एक प्रोडक्ट और आ रहा है, एक ब्रांड मेरे दिमाग में ब्लिंकिट। तो ये जो है ये सारे ऑनलाइन रिव्यू ले लेते हैं, ऑनलाइन रिव्यू को लोग पढ़ते हैं, जब उसके हिसाब से लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये ब्रांड लेना चाहिए कि नहीं। इसी तरह से अमेजोन फ्लिपकार्ट भी वर्क करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अपना सेल पे डाल दिया, एंड वहाँ पे जिसको भी खरीद रहे हैं वो खरीद के आपको उससे कुछ कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपना कमीशन लगता है, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, अवेलेबल करा रहे हैं लोगों तक। क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट तो पहले से साइट है, ठीक है, आपने तो अपना प्रोडक्ट अपना ब्रांड वहां पे लॉन्च करके डाल दिया, अब वो मार्केटाइज होकर अपने आप लोगों तक पहुंचेगा, उस पर सेल होगी, फिर वो सेल से आपको प्रॉफिट होगा। तो ये ऐसे ढंग से वर्क करता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे अपना नया खुद का ही स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको वेबसाइट का मदद ले सकते हो, वेबसाइट आपको काफी हेल्प कर सकती है। लेकिन फिर वही बात आती है ना, सारा खेल तो क्रिएटिविटी यूनिकनेस का ही है, क्योंकि ऑनलाइन में कंपटीशन दुनिया भर का है, ऑफलाइन में कंपटीशन जरूर है, लेकिन ऑफलाइन में सर्वाइव आप कर सकते हो थोड़े टाइम में, मतलब इन द सेंस अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो। मैंने 1000 रुपए की बात जरूर करिएगा, इसकी 5 प्रोडक्ट एक दिन सेल होनी चाहिए, लेकिन ये 30 दिनों तक कंटिन्यूसली सेल होनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली सेल नहीं हो रहे तो खुद ही सोच लो, एक दिन का प्रॉफिट मैंने 5000 जरूर बताया है 5 प्रोडक्ट सेल पे, लेकिन ये कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली सेल नहीं है तो फिर डामाडोल होगा, एंड जो आपके साथ टीम काम करे उनकी सैलरी देने में आपको काफी चैलेंज मिलेगा, एंड अगर आप उनकी सैलरी नहीं देंगे तो आप काम नहीं करेंगे, एंड अगर वो नहीं काम करेंगे तो फिर आपका ब्रांड, आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप कैसे ग्रो होगा। सो बेसिकली गाइस, इसी के कारण से जितने भी आजकल ये नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं, बिजनेस या ब्रांड खड़े हो रहे हैं, दे आर बेसिकली टेकिंग हेल्प ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड, ताकि उनका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि वो थोड़ा सा सिचुएशन को संभाल पाए, फिर वो ऑफलाइन में जाते हैं। ये मेरी एडवाइस है कि मैं अगर कभी अपना ब्रांड खड़ा करूं या मैं कोई बिजनेस खड़ा करूं, तो डेफिनेटली मैं पहले ऑनलाइन प्रेफर करूंगा, देन आई विल ट्राई ऑफलाइन मार्केट। क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में क्या है ना, सेल्स निकालना इज अ चैलेंज, वेरी वेरी बिग चैलेंज। क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में जो ऑडियंस है, दे आर कैटेगराइज्ड इन द प्राइस, वो प्राइस को देख के सामान को लेते हैं। अगर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आउटलेट खड़ा करना है, तो वहाँ पे दुकान जितने की खरीदोगे ना, उतने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि लाखों की तो शॉप मिलती है आज के टाइम में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत महंगा आउटलेट मिलता है। तो खुद सोच के देखो, आपको बहुत सोच समझ के रिस्क उठाना पड़ेगा। ऑनलाइन में तो क्या है, थोड़े बहुत पैसों से 10,000 20,000 से भी काम चला लोगे।
ऑफलाइन में अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको बिग सिटीज में अपना आउटलेट खोलना है तो खर्चा काफी ज्यादा हो सकता है, मतलब या इट कुड मेक योर पॉकेट एम्प्टी वेरी फास्ट, क्योंकि वो आपकी जेब को बहुत जल्दी खाली कर सकता है ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो चलो थोड़े बहुत पैसों से आप रिस्क उठा सकते हो, और गारंटी भी नहीं है, ऐसा भी कोई चीज नहीं है कि गारंटी आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। इट्स लाइक अ रिस्क फैक्टर। तो बेसिकली जो भी ब्रांड होते हैं ना, जो भी बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, वो रिस्क उठाते हैं, एंड वो रिस्क सोचा समझा रिस्क होता है। बस ये बात होती है कि वो सोचा समझा रिस्क होता है। अकेले खड़े करना थोड़ा चैलेंज है, अगर आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, टीम है, देन देयर इज अ चांस कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर चैलेंजिंग तो होगा, बट या इट कुड बी बैलेंस हो। अलोन टेकिंग अ रिस्क तो तभी पॉसिबल है कि या तो आप फेमस हो जाए, या तो आप इतने फेमस हो जाए, सेलिब्रिटी हो, तब तो आपके लिए अलोन रिस्क उठाना काफी चैलेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से फेमस हैं, तब तो आपके लिए मार्केटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बेसिकली सेलिब्रिटीज के पास क्यों जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू मार्केटाइज देयर प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो सेलिब्रिटीज होती हैं, इनके पास पहले से ही ऑडियंस होती है, तो वहां से फिर बहुत आसान हो जाता है बड़े ब्रांड्स को अपना एडवर्टाइज कराना। वहां कम पैसों में भी काम, मतलब खर्चा तो होता है लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं होता। तो जो बड़े बड़े मेगा ब्रांड्स हैं, तो उनके लिए सेलिब्रिटीज को अफोर्ड करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास उतने फंड्स होते हैं कि वो सेलिब्रिटीज को भी अफोर्ड कर लेंगे। एंड उन्हें पता है कि सेलिब्रिटीज के थ्रू जब उनका प्रोडक्ट एडवर्टाइज होगा तो उनको रेवेन्यू उसका 10 टाइम्स ज्यादा मिल जाएगा। सो बेसिकली फिर ये सोचते हैं कि टीवी एडवर्टाइजिंग की हेल्प ली जाए। तो टीवी एडवर्टाइजिंग सबसे पुरानी है, लेकिन यही मतलब ये समझ लो सबसे स्टेबल वन है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है ना, स्टेबल नहीं है। टीवी एडवर्टाइजिंग स्टेबल है, वहां पे तो ऑडियंस आनी ही आनी, क्योंकि टीवी एडवर्टाइजिंग 100-150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो इसी कारण से जो जब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, दे टारगेट टू द टीवी एडवर्टाइजिंग एज कंपेयर टू दी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग अभी थोड़े टाइम पहले स्टार्ट हुई है, 10 साल 20 साल पहले। टीवी एडवर्टाइजिंग तो स्टार्टिंग से है, दैट्स व्हाई बड़े बड़े ब्रांड ज्यादा से ज्यादा खर्चा टीवी एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्योंकि वहां की जो ऑडियंस है वो सबसे बड़ी है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। लेकिन अब आप बोलोगे इंफिनिटी थोड़ा तो पता ऑनलाइन की ऑडियंस सबसे बड़ी है, यही तो बात है, ऑनलाइन की ऑडियंस सबसे बड़ी है, टीवी से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन फिर वही बात है, देखिए ऑनलाइन अभी लोग समय के साथ ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी ऑडियंस टीवी के साथ जुड़ी है, बट कोविड के बाद से चेंज हो चुका है टाइम। तो मे बी इन फ्यूचर टीवी एडवर्टाइजिंग धीरे धीरे करके कम हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि टीवी एडवर्टाइजिंग खत्म ही हो जाए। खत्म तो नहीं होगा, बट हाँ ये हो जाएगा कम ज्यादा, मतलब जैसे अभी अभी तो टीवी एडवर्टाइजिंग सारा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग धीरे धीरे करके बढ़ रही है। स्टेबल नहीं है ना, टीवी एडवर्टाइजिंग तो स्टेबल है, वहां से तो पता है कि वहां से प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो ही जाएगा, कोई ना कोई बाय ले लेगा। लेकिन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में अनस्टेबल है, खरीदेगा नहीं खरीदेगा कोई गारंटी नहीं है। इसी कारण से टीवी एडवर्टाइजिंग अभी तक स्टेबल है, क्योंकि शायद इन फ्यूचर टीवी एडवर्टाइजिंग और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग दोनों स्टेबल हो जाए। अभी तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ऐसे ऐसे करके फ्लक्चुएट कर रही है, मे बी शायद इन फ्यूचर के टाइम पे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी स्टेबल हो जाए। एंड अगर ये स्टेबल हो जाती है देन देयर इज अ चांस कि हमारे लिए ब्रांड को खड़ा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आजकल तो वैसे इतने सारे एआई के टूल्स आ चुके हैं, इतने सारे एआई के टूल्स कि आप इन टूल्स की मदद से एसईओ कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, सर्च इंजन मैनेजमेंट करके अपना प्रोडक्ट को जल्द से जल्द ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, जो पेड वेड होता है। तो अगर आपने मेरा एसईओ के पॉडकास्ट नहीं देखा तो आपको मिल जाएगा, आप चाहे देख सकते हैं मेरे चैनल पे भी, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट वर्क्स। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है, बिकॉज देखो यार एसईओ के टूल्स बहुत सारे हैं, एक प्लेटफॉर्म में दे रहा हूँ, मल्टी प्लेटफॉर्म्स। तो आप उनकी मदद से अपनी वीडियोस की फॉर्म में अपने ब्रांड को मार्केटाइज कर सकते हो। तो ऑनलाइन मार्केटाइजिंग में कैटेगरी में आता है, तो उसको तो पॉडकास्ट आएगा ही आएगा, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी क्या है कि अभी जो ब्रांड्स है ना, दे टारगेट इन द वे ऑफ द क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस, क्योंकि टीवी एडवर्टाइजिंग में आपको ना यूनिकनेस लानी बहुत जरूरी है। आपका जो भी एडवर्टाइज है वो 30 सेकंड की एडवर्टाइजिंग जब टीवी पे करी जाती है, मतलब मिनिमम 15 सेकंड्स, 30 सेकंड, 60 सेकंड की ऐड तो शायद ही कोई देखे, पर 10-15 सेकंड की ऐड या
30 सेकंड की एड कोई भी देख सकता है, लेकिन वो एड ऐसी एड होनी चाहिए कि जो ऑडियंस को अटैच करे, खींचे। बहुत सारी एड्स आती हैं यार, हम टीवी में कितनी एड करते हैं, लेकिन सारी एड्स हमारे दिमाग में याद नहीं रह जाती। कुछ एड्स ऐसी होती है जो क्रिएटिव भी होती है, यूनिक भी होती है, वो याद रह जाती है। तो हमें वो फैक्टर क्रिएट करना है कि हमारा जो ब्रांड है उसकी एडवर्टाइजिंग टीवी पे इस ढंग से करनी है, इस तरीके से करनी है कि ऑडियंस उससे जुड़ जाए विद इन अ सेकेंड्स, कि उनको कैच हो जाए वो लाइन, वो चीज उनके दिमाग में बैठ जाए। एक बार वो चीज उनके दिमाग में बैठ गई तो अपने आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट होगा इस चीज को ट्राई करने का। अगर वो क्रिएटिव और यूनिक है तो, अगर वो क्रिएटिव और यूनिक है तो ऑडियंस के बीच में एक्साइटमेंट क्रिएट होगा। एक बार एक्साइटमेंट क्रिएट होगा तो उसकी नीड अपने आप क्रिएट हो जाती है। लेकिन सारा खेल यही है गाइस, उसकी नीड क्रिएट करना एंड उसको लोगों के बीच तक सही ढंग से पहुंचाना। जब ऐसा ना हो कि लोगों ने एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया उसके बाद ना यूज करें, ना ना ना, उन्हें कंटिन्यूअसली अटैच रखना अपने प्रोडक्ट के साथ सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि ब्रांड्स बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी वो आप ही का ऑप्शन क्यों परचेज करें, उनके पास वो रीजन आपको पैदा करना पड़ेगा। अगर वो रीजन उन्हें मिल गया then definitely they will use their product for a longer period of time। हो सकता है कई सालों तक आप ही कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे कोलगेट है, कोलगेट की मार्केट कितने सालों से चली आ रही है। पतंजलि अब भी लेटेस्ट आया, लेकिन पतंजलि ने अपनी मार्केट इतनी तगड़ी कैसे बना ली, उसका रीजन ये है कि दे हैव ऑप्टेड आयुर्वेदा। उसने बोला पतंजलि के प्रोडक्ट ने कि मतलब बेसिकली हमें इनडायरेक्टली पता है कि हम एंशिएंट प्राचीन भारत का जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला है हम वो यूज करते हैं, उन जड़ी बूटियों से हम अपना टूथपेस्ट बनाते हैं। इसी कारण से आज के टाइम में पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, इतना बड़ा ब्रांड कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स को कंपटीशन दे रहे हैं आयुर्वेदा की दुनिया में। तो आप यहाँ से समझ सकते हो वैसे टूथपेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी पतंजलि ने अपनी सेपरेट इमेज कैसे क्रिएट करी, बिकॉज दे फाउंड दैट यूनिक पॉइंट कि आयुर्वेदा, प्राचीन भारत का आयुर्वेदा वो यूज। अब कोलगेट तो अपने टूथपेस्ट में प्राचीन आयुर्वेदा यूज नहीं करते ना, थोड़े बहुत यूज करते हैं, बट दे यूज केमिकल्स मोर एज कंपेयर टू आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड जड़ी बूटियां। एंड इसी तरह से अलग अलग टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सारे तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो कुछ टूथपेस्ट पता है जो मैंने आज तक यूज करे। तो बेसिकली जब से मैंने ये पतंजलि वी को यूज करे तो इट इज हिटिंग माय टीथ अ बेस्ट। मतलब वीको और पतंजलि के जो टूथपेस्ट है उनसे मुझे काफी सही फील होता है, इसलिए दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू प्रेफर कि मैं तो वो यूज कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी अपनी राय है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आई एम हेल्थ कॉन्शियस, मैं सेहत का ध्यान रख रहा हूँ एंड बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सकें। अब रही बात बिजनेस और ब्रांडिंग में, तो यहाँ पे तो आपको सारा खेल यही है कि आपका दिमाग शांत होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, आपको ऐसे 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 आइडियाज ढूंढ के लेके आने हैं, ऐसे ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपने आइडियाज की, ऐसे ढंग से एडवर्टाइजिंग करनी है कि आपका जो ब्रांड है वो लोगों के बीच तक पहुंच भी जाए एंड उनको लगे कि पहुंचा भी, मतलब कि पहुंच भी जाए और उन्हें लगे पहुंचा भी। इट्स अ काइंड ऑफ एन इल्यूजन। आपको स्टार्टिंग में ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है दैट योर ब्रांड इज समथिंग व्हिच यू नीड। In reality you need or not, that is a different thing, but ऐसा illusion create करें कि you require that thing। अब वो illusion हकीकत का illusion समझ लो, या मतलब अगर आपको need create करनी है तो need या तो आप illusion form में create कर सकते हो। अगर illusion form में need create होगी तो आपकी सेल्स थोड़े टाइम तक बढ़ सकती है, बट अगर उसकी हकीकत में need होगी तो उसकी सेल्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जाती है। क्योंकि देखो यार, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, वो अनस्टेबल है। लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की अगर आप सोच के चलते हो ब्रांड को, तो फिर आपको उसकी नीड ऐसी क्रिएट ना करो, उसकी नीड होनी चाहिए मार्केट में, तब वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो प्रोडक्ट सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके नाम आपने सुने भी होंगे, वो आए और गए ऐसे होते हैं, क्योंकि दे यूज दैट क्रिएटिव इल्यूजनिस्टिक वे ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग।
उसके कारण से हुआ क्या कि वो प्रोडक्ट की सेल थोड़े टाइम तक चली और फिर उसके बाद चक्कर खत्म, फिर उसके बाद नया ब्रांड आएगा उनकी जगह, फिर उसके बाद नया ब्रांड, ऐसे करके चलता है। अब देखो साइकिल्स में कितने ब्रांड्स हैं, कितने सारी वैरायटीज हैं। अगर आप मार्केटिंग और उसकी एडवर्टाइजिंग आज के टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे या फिर उसमें वो यूनिक फैक्टर नहीं डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा एंड वो फिर आज के लोगों से जुड़ा रहेगा। अब देखो यार, बजाज कंपनी कितनी पुरानी कंपनी है लेकिन आज के टाइम से सर्वाइव कर पा रही है क्योंकि दे हैव वैरायटी, उनके पास इतनी वैरायटी है, आप देख रहे हो। और ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने अपने आप को अपडेट कर लिया इलेक्ट्रिक में। फॉर एग्जांपल एयरटेल कंपनी ले लो, एयरटेल कंपनी सबसे पुरानी इसकी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में भी एयरटेल की मार्केटिंग की तगड़ी कैसे है, उसका रीजन ये है दे हैव अपडेटेड देमसेल्फ विद द लेटेस्ट मार्केट। वो चीज कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है, तो दैट्स अ यूनिक फैक्टर। इसके कारण से एयरटेल की मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है। एंड इसी तरह से वीआई अलग अलग ब्रांड्स कोलैबोरेट करके ग्रो करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो कंपटीशन नहीं दे पाते क्योंकि दे डोंट हैव दैट यूनिक फैक्टर। मतलब यूनिक फैक्टर है उनमें लेकिन वो कंप्लीटली यूनिक नहीं है, वो एक बैलेंस्ड कंपटीशन वे का यूनिक फैक्टर है। लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड्स रिस्क उठाते हैं वो क्यों रिस्क उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने ब्रांड की एक यूनिक एंड डिफरेंट इमेज को क्रिएट करना है। एक बार उन्होंने अपने ब्रांड की यूनिक और डिफरेंट इमेज को क्रिएट कर दिया देन देयर इज अ चांस कि उनकी ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाएगी एज कंपेयर टू कंपटीशन बेस्ड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। क्योंकि कंपटीशन बेस्ड में जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग होती है गाइस उसमें सर्वाइव करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका यूनिक फैक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग है देन देयर इज अ चांस कि आपको ग्रोथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। रिस्क जरूर है लेकिन ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि यार देखो रिस्क तो लेना पड़ता है, अगर आपको बड़े लेवल पे उससे लेके जाना है, मेगा लेवल पे लेके जाना है तो रिस्क भी उठाना पड़ेगा, उसमें यूनिक फैक्टर भी डालना पड़ेगा एंड आपको सब कुछ अकेले संभालना आना चाहिए। इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। क्योंकि इस पे भी मेरा सेपरेट पॉडकास्ट आने वाला है कि इस लीडरशिप एंड टीम वर्क रिलेटेड टू ईच अदर, तो उससे आपको समझ आएगा कि किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए लीडरशिप की बहुत क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए एंड टीम मैनेजमेंट तो होनी ही चाहिए। क्योंकि उसके बिना आपके लिए ये सारा काम कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो इट्स लाइक दैट। बट अगर आप अपने प्रोडक्ट में यूनिक फैक्टर को डालते रहेंगे देन देयर इज अ चांस कि उसकी मार्केट बनी रहेगी एंड उसकी सेल्स होती रहेंगी। सेल्स कम ज़्यादा चलती है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे सेल्स होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स नहीं होंगी, सेल्स होंगी। थोड़ा सा डामाडोल तो देखो यार गाइस चलता रहता है ना, ऊपर नीचे सेल्स चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्स होंगी नहीं, वो कंटिन्यूस। तो यही सारा खेल है कि आप अपने प्रोडक्ट में कितनी यूनिकनेस, कितना वैरायटी डालते हो, उसकी एडवर्टाइजिंग किस ढंग से करो, मार्केटिंग किस ढंग से करो, वो सारा खेल है। कि अगर आप टीवी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट की तो ऐसी टीवी एडवर्टाइजिंग करो उस प्रोडक्ट की कि वो मतलब एकदम से ऑडियंस के बीच में चला जाए। जितनी जल्दी वो ऑडियंस के बीच में नॉर्मलाइज हो जाएगा प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट जल्दी ग्रो कर जाए या वो ब्रांड जल्दी मेगा बन सकता है। अब देखो ब्रांड मेगा बनेगा कि स्मॉल रहेगा, डिपेंड्स कि वो कितनी बड़ी ऑडियंस को टारगेट करके पहुंच पा रहे हैं। अगर टारगेट कर भी दिया तो हकीकत में वो पहुंच भी पा रहा है उस ऑडियंस तक कि नहीं, वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि टीवी एडवर्टाइजिंग हम कर देंगे, टीवी को तो करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों ने में से कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीदने का ट्राई किया है, दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज। करोड़ रुपए आप खर्च कर दोगे, लाखों रुपए भी खर्च कर दोगे, लेकिन खरीदा कितनों ने हकीकत में, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर लोगों ने आपके 30 सेकंड के ऐड को टीवी से देखने के बाद कुछ हजार लोगों ने लेकर खरीद है देन देयर इज अ चांस कि हाँ आपके ऐड में कुछ ऐसी बात थी कि हजार लोगों ने आपका प्रोडक्ट को खरीदा है। लेकिन अगर नहीं खरीद रहे हैं, आप ऐड पे ऐड चलाए जा रहे हो, टीवी पे कोई सेल्स ही नहीं हो रही, दैट मींस कि वो ऑडियंस जा ही नहीं रहा है। तो इसीलिए जो टीवी एडवर्टाइजिंग है वो इतने पैसे चार्ज करते हैं क्योंकि वो टारगेट बेस्ड ऑडियंस को करते हैं। अब देखो चैनल की बात करी जाए तो बड़े बड़े टीवी चैनल्स अलग अलग चैनल्स के व्यूअरशिप के हिसाब से पैसे लेते हैं, थोड़े कम लेते हैं, थोड़े ज़्यादा लेते हैं। तो
बेसिकली अगर आपको अपना ब्रांड ग्रो करना है तो फिर टीवी एडवर्टाइजिंग में खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन इस ढंग से खर्चा करो कि वो सबसे पहले तो आपकी एड यूनिक होनी चाहिए। अगर आपकी एड यूनिक है ना, देन देयर इज अ चांस कि वो सही ऑडियंस तक सही मार्केट क्रिएट करके उसकी नीड को कैप्चर कर ले। एक बार उसने अपनी नीड को कैप्चर कर लिया, देन देयर इज अ चांस कि मेबी इट कुड गेट ग्रो। यू नेवर नो कि ब्रांड कभी भी बड़ा बन सकता है, क्योंकि सारा खेल है ऑडियंस के बीच में कितना कैप्चर हो रहा है वो, एंड वो चीज़ की नीड भी है मार्केट में की। और अगर आप इल्यूजनिस्टिक वे में नीड क्रिएट करो तो ऐसी नीड होनी चाहिए कि वो रियलिस्टिक से रिलेट करे, इल्यूजन ही ना रह जाए कि वो सिर्फ इल्यूजन ही रह जाए, हाँ ये नीड है, ऐसा ना हो। वो रियलिस्टिक से रिलेट भी करती हो, एंड इट्स अ काइंड ऑफ एन बैलेंस। हाँ भले ये इल्यूजनिस्टिक नीड है बट ये रियलिटी से थोड़ा रिलेट करती है, देन देयर इज अ चांस कि सेल होने के चांसेस रह सकते हैं। बट अगर वो इल्यूजनिस्टिक में ही रह जाएगी, रियलिस्टिक से रिलेट ही नहीं करेगी, तब तो फिर यार सेल कैसे होगी ना। वो भी आप सोचते शुरू ना गाइस कि ब्रांड को, किसी भी ब्रांड को अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो उसकी सेल्स कंटिन्यूस रहनी चाहिए, स्टेडी रहनी चाहिए, कम से कम इतनी तो रहे सेल्स कि आप अपना खर्चा तो निकाल सको एंड अपनी टीम का सैलरी दे सको। अगर इतनी भी उसकी सेल नहीं होगी तो फिर वो ब्रांड प्रॉफिटेबल नहीं रह जाएगा, ब्रांड इट विल बी अ न्यूट्रल ब्रांड कि ना ज़्यादा प्रॉफिट ना ज़्यादा लॉस। बट अगर सेल्स होगी ही नहीं तब तो वो लॉस में चला जाएगा। बट अगर न्यूट्रल रहेगी तो कम से कम स्टेबिलिटी तो रहे ना, क्योंकि वैसे सारा खेल यही होता है कि हम अपने ब्रांड को ना स्टेबल नहीं रख पाते हैं कि खरीद अगर सपोज उसकी मार्केट भी कर दी तो वो लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो उसे स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्स कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी भी अगर होगी ना तो भी बहुत है, बट होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, अदरवाइज इट विल बी चैलेंजिंग टू सर्वाइव इन द अमाउंट कि पैसों के चक्करों में फिर आप फंस जाओगे, फिर तो बड़ा रिस्क हो जाता है कि ब्रांड को स्टैंड करना। लेकिन अगर आपका ब्रांड स्टेबल है, न्यूट्रली ग्रो कर रहा है, then there is a chance कि वो एक स्टेबिलिटी फॉर्म क्रिएट करे। तो इसी तरह से गाइस हमें एक किसी भी ब्रांड के लिए ना स्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ता है। तो अभी के लिए जो स्टेबल प्लेटफॉर्म वो टीवी एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग अनस्टेबल प्लेटफॉर्म है, स्टेबल हो रहा है, टाइम लेगा, टाइम के साथ थोड़ा करके इट विल बिकम स्टेबल, बट राइट नाउ इट इज जस्ट अनस्टेबल वे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, पर रिस्क फैक्टर रहेगा क्योंकि अभी वो अनस्टेबल है, क्योंकि अभी के टाइम में ऑनलाइन ब्रांडिंग जस्ट ग्रो कर रहा है, इंस्टेंटली ग्रो नहीं हो गया, वो ग्रो कर रहा है। ग्रो करने में और ग्रो होने में फर्क है। तो बेसिकली अभी वो धीरे धीरे करके ऑनलाइन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्लोली करके ग्रो कर रही है। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में जॉब बन चुकी है, पहले नहीं थी, अब है। तो वही बात है ना कि टाइम लगेगा ऑनलाइन मार्केटिंग को समझने में समय के साथ। ऑफलाइन मार्केटिंग तो पहले से ही है, ऑनलाइन मार्केटिंग को टाइम लगेगा समझने में। इसके कारण से अगर आप किसी भी ब्रांड को रखना चाहते हैं तो आपको दोनों को स्टेबिलिटी के फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग के लिए जहाँ की ऑडियंस स्टेबल हो, कंटिन्यूस हो और आती रहे, ताकि आपकी प्रोडक्ट की सेल कंटिन्यूस रहे, स्टेबल रहे, ताकि एक लाइफ की भी स्टेबिलिटी आपकी बनी रहे, फंड्स की भी स्टेबिलिटी बनी रहे, एंड आपकी टीम के साथ आपके को रिलेशंस भी स्टेबल रहे इन द फॉर्म ऑफ द सैलरी एज वेल, ट्रस्ट एज वेल, एंड आपका प्रोडक्ट लोगों के साथ ट्रस्ट भी बना सके, तभी उसकी नीड बनती है, तभी सेल होती है। एज सिंपल ऐसा है। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में मजा आया तो लाइक वीडियो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।